हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं एसएससी जेई 2024 के लिए ये प्रिपरेशन सीरीज जिसका नाम है आरंभ बैच। तो आरंभ बैच का ये जो क्वेश्चन सीरीज था ये आपके लिए ऑलरेडी ऑनगोइंग था। प्रीवियस सब्जेक्ट्स कुछ हम लोगों ने इसके अंदर क्वेश्चन के फॉर्म में देखे हुए थे और उसी सीरीज को आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं फिर से, जिसमें कि आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। तो आई होप आप एकदम मस्त तरीके से रेडी होंगे आज के क्वेश्चंस बनाने के लिए। बैक टू बैक क्वेश्चन का सेशन आपके लिए अब होता है यहाँ पर फिर से शुरू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट के क्वेश्चंस बनाएंगे। मेजरमेंट के अंदर के मिक्स टॉपिक का क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लाया हुआ है। ये 8 to 13 ऑफ जैन चलना था, आज 14 ऑफ जैन को आप ये सेशन देख रहे हैं। तो अभी भी ऑनगोइंग है क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसके बाद नेक्स्ट सेशन के ऑनवर्ड्स 16 के ऑनवर्ड्स आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो जाएगा। 15 तारीख को भी इलेक्ट्रिकल ही रहेगा, यानी कि कल की क्लास में मंडे को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट का पोर्शन ही 15 को भी रहेगा। ओके ठीक है, चलिए तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। और आज का पहला क्वेश्चन 14 ऑफ जनवरी का लेकर के आते हैं। आई बिलीव कि एकदम मस्त तरीके से संडे को आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन मोड पे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को और पढ़ाई पर एकदम मस्त तरीके का एफर्ट जो है वो पुट कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए लेट अस बिगिन आवर डे नंबर 19। 19वां दिन यहाँ पे करते हैं हम लोग शुरू। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट, पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आप सबके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि अर्थ फॉल्ट रिले जो है इसमें से कौन सी वैरायटी के रिले की कैटेगरी में उसको कैटेगराइज करते हैं या उसको समझते हैं कि कौन सी कैटेगरी का रिले जो है वो ये होता है। तो अर्थ फॉल्ट रिले जो होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं अर्थ फॉल्ट रिले बेसिकली क्या होते हैं, डायरेक्शनल रिले कैटेगरी में आते हैं। डायरेक्शनल रिले का काम क्या होता है कि जहां पर रिले लगा हुआ है उस जगह से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पर होने वाले फॉल्ट को या ऑकरेंस ऑफ फॉल्ट को ये लोग डिटेक्ट करेंगे और उसका फिर जो कमांड है वो आगे भेजेंगे, यानी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट जो है वो उस रिले का सबसे मेजर पोर्शन होता है, ठीक है। तो किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन पर अगर फॉल्ट हो रहा है तो उसके बेसिस पर एक्चुएशन जो होता है वो ये डायरेक्शन रिले प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, डायरेक्शनल रिले। अर्थ फॉल्ट रिले इज अ टाइप ऑफ डायरेक्शनल रिले, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रिले बेसिकली क्या होता है, रिले एक सेंसिंग डिवाइस होता है, ठीक है। रिले जो होता है इट इज अ सेंसिंग डिवाइस। रिले फॉल्ट को क्लियर नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमको हमको अगर ये लग रहा है कि रिले जो है फॉल्ट को क्लियर कर देता है या आइसोलेट कर देता है सर्किट को, वो इसमें से कुछ नहीं करता है। वो सब काम के लिए सीबी हो गया या आइसोलेटर्स हो गए, ठीक है, वो ऐसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपको। सेंसिंग डिवाइस खाली होता है रिले, दैट इज योर रिले। उसका काम है फॉल्ट को सेंस करना किस डायरेक्शन में। जैसे आप बहुत सारे टाइप के आप रिलेस पढ़ते हैं, है ना, कि आप मो रिले पढ़ लेते हैं, ये डायरेक्शनल रिले तो हो ही गया इस टाइप के, और ऐसे बहुत तरीके के आप रिलेस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इनकी बेसिक कैटेगराइजेशन एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनता है, उसके हिसाब से अगर समझेंगे तो सारे के सारे रिलेस को अच्छे से कैटेगराइज करना आपके लिए ईजी रहेगा, ठीक। पावर सिस्टम हम लोग अभी जल्दी ही शुरू करेंगे और उसमें आपको ये सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर सेक्शन वाइज में कराऊंगा, मतलब ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन, तीनों का पार्ट जो है एकदम मस्त तरीके से सीक्वेंस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स भी उसके अंदर कवर होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। यहाँ पर एक लिसाजस पैटर्न जो है वो दिखाई दे रहा है। चलिए मैं हट जाता हूँ सामने से और क्वेश्चन आपको देखने देता हूँ। क्वेश्चन पर लिखा हुआ है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसीज फॉर एन ऑसिलोस्कोप विच डिस्प्लेस द फॉलोइंग लिसाजस फिगर। अगर कोई ऑसिलोस्कोप इस तरीके का लिसाजस पैटर्न जो है वो शो करता है तो आपको बताना है कि इसका रेशियो किसका, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कैसा होगा, किस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्स एक्सिस, यहां पर आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब कैसे फाइंड करें, क्या इसका सिस्टम होगा कैलकुलेट करने का, तो फ्रीक्वेंसीज के रेशियो को आप नंबर ऑफ कट्स के रेशियो से बता सकते हो, मतलब उससे इक्वेट करके इस फाइनल रेशियो को आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, जैसे देखिए आप लिखेंगे यहां पर द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि वर्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल should be equal to number of cuts in horizontal segment divided by number of cuts in the vertical segment, number of cuts, intersections, जैसे भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एफ वी की वैल्यू कितनी है, एफ वी अपॉन एफ एच दोनों कुछ नहीं दिया हुआ, अननोन के फॉर्म में दोनों ही नहीं दिया हुआ, तो हमको एन एच और एन वी की वैल्यू बतानी। तो नंबर ऑफ कट्स या इंटरसेक्शंस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन पर देखिए जरा कितने हो रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पर एक हो रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर कितने हो रहे हैं, 10 कट्स मुझे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। वैसे ही वर्टिकल पे कितने हो रहे हैं, चलिए वर्टिकल वाले को भी काउंट कर लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8,
8 ही दिखाई दे रहे हैं वर्टिकल पे, तो मतलब एनवी की वैल्यू जो है दैट शुड बी इक्वल टू 8। ठीक, अब रेशियो से, खाली रेशियो ही तो बताना है आपको, इक्वेट कर दीजिए इसको, तो NH अपॉन NV दिस शुड बी इक्वल टू 10/8 विच इज इक्वल टू 5:4, यानी कि 5:4 के रेशियो पर आपके पास वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल पूछा है ना, तो FV अपॉन FH जो है वो इक्वेट हो रहा है, FV अपॉन FH के फॉर्म में मैं इसको दिखा दिया। ठीक, तो 4:5 या 5:4, 5:4 इज द राइट आंसर। इस फॉर्म में आप इसके एक्सप्रेशन को बता सकते हैं ऐसे लिसाजस पैटर्न से। लिसाजस पैटर्न जो है वो आपको आगे चल के उसके अंदर भी पढ़ना होता है, किसके अंदर, यूडब्ल्यूटी के अंदर। यूडब्ल्यूटी के अंदर भी इल्यूमिनेशन को सारे डायरेक्शंस में जब आपको देखना होता है तो पोलार कर्व पढ़ते हैं, फिर पोलार कर्व के बेसिस पर आप फिर लिसाजस पैटर्न जो है उसको भी आगे ड्रॉ करना समझते हैं, तो वहां पर भी ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यार। चलिए ये क्वेश्चन बन जाएगा आप सबसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगला सवाल लेकर के आता हूं मैं, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। डीएसओ का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ये आ चुका है, इसके अंदर दिखाई दे रहा है डीएसओ। ठीक है, ये जो ऑसिलोस्कोप होता है, डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप हमारा, ये इसके बारे में सवाल बोलता है कि ये 10⁸ सैंपल्स पर सेकंड के रफ्तार से ये सैंपल कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज ऑफ अ सिग्नल दैट कैन बी मॉनिटर्ड इन दिस डीएसओ। ये डीएसओ में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम जिस सिग्नल की हम बात करें जिसको मेजर कर सकते हैं उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रेंज क्या हो सकती है। तो हमको पता है कि एफएस की वैल्यू जो है इट कैन बी ईदर ग्रेटर और इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफएम। अब बताइए एफएस क्या चीज है, एफएस है हमारा सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कि ये इसकी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये जो सैंपल रेट आपको दिया है ना, एफएस जो है दिस इज आवर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी, दिस इज आवर सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कितना इसका सैंपल रेट है जो आपके गिवन क्वेश्चन के हिसाब से 10⁸ हो जाना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और एफएम क्या चीज है यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफएम, ये मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी है। तो सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो बहुत ज्यादा भी हुई तो 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम सिग्नल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो सकती है। ठीक है, अदर देन दैट उससे बड़ी रहेगी। ठीक है, उससे छोटी नहीं, उससे बड़ी रहेगी इनफैक्ट। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद देखें जरा, तो ये हो जाएगा हमारा एफएम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया हुआ, अच्छा यही तो पूछा हुआ है। सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन थी 10⁸ सैंपल्स पर सेकेंड। ठीक है, तो अब इससे जरा वैल्यू कैलकुलेट कर लें, हमको एफएम की वैल्यू चाहिए, अगर हम इक्वल भी मान लें तो ये हो जाएगा एफएस डिवाइडेड बाई 2। तो एफएस कितना है हमारा 10⁸, दिस वैल्यू शुड बी डिवाइडेड बाई 2, इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 10⁸ का मतलब हो गया 100 मेगाहर्ट्ज, इसको डिवाइड कर दीजिए 5 से, सॉरी 2 से, तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 मेगाहर्ट्ज। अरे 100 कर दिए तो 2 0 यहाँ आ गया, और 10⁶ कर दिए 8 की जगह पे, है ना, तो ये मेगाहर्ट्ज वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो 50 मेगाहर्ट्ज इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। इस सवाल का आंसर जो है इट शुड बी 50 मेगाहर्ट्ज, कि भाई इतनी जो है ये इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की रेंज जो है वो इस तरीके की होनी चाहिए मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, और मेगाहर्ट्ज में ही तो आ भी रहा है अपना आंसर, यहाँ पे हर्ट्ज लिख दिया, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, ये हर्ट्ज नहीं, यहाँ जो डेटा के अंदर लिखा है मेगाहर्ट्ज, दिस हैज टू बी पुट ओवर हियर। ठीक, तो इसमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, इसीलिए मैंने बोला कि बता देता हूँ ये वाला पॉइंट कि मेगाहर्ट्ज नहीं, ये हर्ट्ज मतलब हर्ट्ज नहीं मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, यहाँ पे डेटा में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा इस पॉइंट को। चलिए ठीक है, तो डीएसओ का ये वाला क्वेश्चन आई बिलीव आप लोग सब ने बना लिया होगा। ठीक, चलिए ठीक है भाई, तो ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया आपको, ये बेसिकली निक्विस्ट क्राइटेरिया के प्रिंसिपल के हिसाब से मैंने आपको सॉल्व कराया, जहाँ पे एफ एस ग्रेटर देन और इक्वल टू हम लोगों ने एफ एम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक, चलिए अब इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन, इससे नहीं लिसाजस पैटर्न वाले से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, सेम फॉर्मूले से इसको भी बना लेंगे लग रहा है। स्टेशनरी क्लोज्ड लिसाजस पैटर्न है, कोई भी स्टेशनरी एंड कोई भी क्लोज्ड ऐसा लिसाजस पैटर्न जो है हो सकता है कि आपको गिवन हो। ठीक, हो सकता है ऐसा कुछ बना हुआ है ना, और हो सकता है कि ऐसा कुछ बना हो, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। चलो ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ इंटरसेक्शंस कुछ दिखाई देते हैं, तो हमको पता है कि, चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वैसा पहले देख लेते हैं। लिसाजस पैटर्न ऑसिलोस्कोप में 3 हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज है और 2 वर्टिकल टेंजेंसीज है, वही जो कट्स के फॉर्म में हम लोग बोल रहे थे ना, वो दिया हुआ है। तो मतलब हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज NH की वैल्यू कितनी है 3 है, और NV की वैल्यू कितनी है 2 है ना, 2 वर्टिकल टेंजेंसीज। ठीक है, फॉर हॉरिजॉन्टल इनपुट, इनपुट कौन सा है हॉरिजॉन्टल इनपुट है, विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 किलोहर्ट्ज
मतलब FH की वैल्यू जो है वो आपको 3 किलो हर्ट्ज दे करके रखा है, ठीक है, 3 किलो हर्ट्ज का देके रखा है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्टिकल इनपुट इज हाउ मच, तो हमको पता है कि FV अपॉन FH इज इक्वल टू NH अपॉन NV, ऐसा लिखते हैं। हमको किसके बारे में पूछा है, हमको बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्टिकल इनपुट जो है वो कितना होता है, वर्टिकल इनपुट का फ्रीक्वेंसी कैसे होगा, FH को उधर भेज दो, दिस शुड बी FV इज इक्वल टू FH यानी 3 किलो हर्ट्ज मल्टीप्लाइड विथ NH अपॉन NV, NH कितना है 3/2, तो दिस इज इक्वल टू 9/2, दैट इज इक्वल टू 4.5, 4.5 किलो हर्ट्ज इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन। बिल्कुल सीधे सीधे निकाल लेंगे ना, तो यही एग्जैक्ट उसी न्यूक्विस्ट क्राइटेरियन के फंडामेंटल से ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बिना कोई कंफ्यूजन के, आपका आंसर आएगा एकदम एक स्टेप में। आपको बस ये समझना है कि लिसाजस पैटर्न में जो गिवन डेटा है वो क्या क्या चीज का है। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया, 3 हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज दे दिया और 2 वर्टिकल टेंजेंसीज दिया है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल टेंजेंसीज में 3 पुट कर दिया, एनवी की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया, और बोलता है कि इनपुट जो है वो हम कौन सा दे रहे हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, वो हम इनपुट जो है हॉरिजॉन्टल इनपुट दे रहे हैं, मतलब आपको एफएच की वैल्यू दिया, इनपुट फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं ना डेटा, तो एफएच दिया आपको किलो हर्ट्ज में, एफवी पूछा है, रिलेट कर लिए, सीधे सीधे आंसर है अपना, डायरेक्टली यहाँ से आंसर है। बन गया था क्या आप लोगों से ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट था कि ये बन जाए, मेरे बताने से पहले आपसे ये बनना चाहिए सब सवाल, ठीक है। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल अब यहां से लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5। लिखता है द डेसिबल स्केल इज यूजफुल व्हाइल मेजरिंग द वोल्टेज कवरिंग। डेसिबल जो होता है ये नॉर्मली हम लोग साउंड के मेजरमेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। डेसिबल की यूनिट जो होती है वो साउंड के मेजरमेंट के लिए यूज होती है। क्यों यूज होती है, क्योंकि वहां पर एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के फ्लक्चुएशंस को हमको मेजर करना होता है, एक बड़े रेंज की फ्रीक्वेंसीज को मेजर करने के लिए हमको डेसिबल्स के फॉर्म में डेटा चाहिए होता है, ठीक है। तो डेसिबल्स के फॉर्म में क्या बोलता है कि डेसिबल स्केल इज यूजफुल व्हाइल मेजरिंग द वोल्टेजेस कवरिंग द वाइड फ्रीक्वेंसी रेंज या वाइड फ्रीक्वेंसी रेशियो। नैरो फ्रीक्वेंसी रेंज बोलता है, नैरो वोल्टेज रेंज बोलता है, वाइड वोल्टेज रेशियो बोलता है, वाइड फ्रीक्वेंसी रेशियो। वाइड फ्रीक्वेंसी रेशियो जो होता है उसको मेजर करने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। डेसिबल्स के फॉर्म में अगर मेजर कर रहे हैं तो एक बड़े रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता है, बड़े रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकता है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से इसका आंसर तो बी, ऑप्शन ए के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता है। वोल्टेजेस कवरिंग अ वाइड फ्रीक्वेंसी रेशियो, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं हम लोग। डेसिबल्स डीबी के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं इसका, ठीक है। अब आते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर आ गया है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 पर क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है द मेजरमेंट ऑफ वेरी लो एंड वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। सपोज कर लीजिए कि इस पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी जो है वो वेरी लो है, इस पॉइंट पर आपको फ्रीक्वेंसी वेरी हाई मिल रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ वेरी लो and very high frequencies is invariably done using a frequency counter, ठीक है। which one of the following, पहला ऑप्शन बोलता है फ्रीक्वेंसी काउंटर इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला बोलता है कि पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट मोड में यूज करते हैं, ठीक है। लो वाले के लिए पीरियड में और वेरी हाई वाले के लिए हम लोग कौन से मोड में यूज करते हैं, फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट मोड। दूसरा ऑप्शन बोलता है कि फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड मेजरमेंट मोड रेस्पेक्टिवली बोला, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सा किसके लिए। थर्ड ऑप्शन बोलता है कि फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट मोड में ही दोनों को यूज करते हैं, और आखिरी ऑप्शन बोलता है कि पीरियड मेजरमेंट मोड में ही इसको यूज करना है हमको, ठीक है। तो फर्स्ट केस है कि जहां पे आपको वेरी लो फ्रीक्वेंसी को मेजर करना है, और सेकंड केस है जहां वेरी हाई फ्रीक्वेंसी को आपको मेजर करना है। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर को किस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए लो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट को अगर सपोज कर लीजिए आपको लो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट करना है, ठीक है, और उसको फ्रीक्वेंसी मोड में ही आप अगर करते हैं मेजरमेंट, तो एक्यूरेसी क्या होगी, वहां पे एक्यूरेसी घट जाएगी ना, एक्यूरेसी जो होगी वो तो रिड्यूस हो जाएगी उस पॉइंट पर आपका, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब लो फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट हमको करना होता है ना, तो हम लोग वहां पे फ्रीक्वेंसी मोड से के बदले पीरियड मोड को प्रीफर करेंगे, और वाइस वर्सा उल्टा कि जब वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का रेंज होगा तब आप फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट या फ्रीक्वेंसी मोड पर आ जाओ। तो यही सबसे बेस्ट कंडीशन जो है वो होती है। तो ऐसा कहां पे लिखा हुआ है, वेरी लो के लिए पीरियड मोड और वेरी हाई के लिए फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ द मेजरमेंट जो है वो सबसे बेस्ट रहता है अगर आप ऐसा फ्रीक्वेंसी काउंटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो
ठीक है, ये खाली किसी भी सिग्नल के ना, ये जो फ्रीक्वेंसी काउंटर्स होते हैं, किसी भी सिग्नल के खाली फंडामेंटल कंपोनेंट्स को मेजर कर सकते हैं। उन सिग्नल्स के भीतर अगर हार्मोनिक कंपोनेंट प्रेजेंट है तो उसका मेजरमेंट ये नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, हो सकता है कभी इस पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाए, तो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट्स का ही ये मेजरमेंट बताते हैं, ये किसी हार्मोनिक कंपोनेंट का मेजरमेंट नहीं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के हिसाब से किसी दो पल्सेस के बीच में, सपोज कर लीजिए ऐसे पल्सेस के फॉर्म में हम लोग ऐसा बता रहे हैं, तो किसी दो पल्सेस के बीच में ऑसिलेशंस का पीरियड कितना है या कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस ओवरऑल क्रिएट हो रहे हैं, इस सब के फॉर्म में ये लोग काउंटर जो है ये मेजरमेंट बताता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिजेस इज आल्सो यूज्ड इन एन ऑसिलेटर। अब इस बार ऑसिलेटर, अब पूरा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है आपके सामने। ठीक है, इससे पहले आपने और अलग अलग ब्रिजेस का सर्किट जो है वो देखा हुआ था, ब्रिजेस का फॉर्म हम लोग पढ़े थे कि शेयरिंग ब्रिज कहाँ यूज होता है, वेन के बारे में मैंने ऐसे ही अलग से आपको बताया था फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए, हेज ब्रिज के बारे में बात किए थे, मैक्सवेल्स ब्रिज के बारे में बात किए थे। ठीक है, अभी किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑसिलेटर की बात कर रहे हैं। तो ऑसिलेटर मतलब एलसी ऑसिलेटर, उसी का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात अलग है, यहाँ पर ना हम लोग सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको प्रीफर करते हैं हम लोग, दैट इज वेन ब्रिज। ये तो आंसर होना ही होना है। ठीक है, बट क्या ये एलसी ऑसिलेटर सर्किट रहता है, ये आरसी सर्किट रहता है यार, ये आरसी सर्किट रहता है। तो जिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर आप मेजरमेंट करने की बात करते हो, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो इसके केस में हम लोग बताते हैं, दैट इज गिवन एज 1/2 पाई अंडर रूट R1C1 एंड R2C2 इनके सम के फॉर्म में, अगर इसको आप हर्ट्स में बताना चाह रहे हो तो। ठीक है, 1/2 पाई अंडर रूट R1C1 प्लस R2C2, इस हिसाब से हम लोग ओवरऑल मेजरमेंट जो है वो बताते हैं। ये प्लस का डेटा जो है इसको बस सुधार लीजिएगा, पॉजिटिव लिख देंगे, मतलब एडिशन शो कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसको ऐसा शो कर दिए, इट इज लाइक दिस। हाँ, अभी ठीक है ये वाला एक्सप्रेशन। तो ऐसा हम लोग इसके आर्म्स के हिसाब से हम लोग R1C1 और R2C2 के फॉर्म में बताते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसका सर्किट डायग्राम भी मैं आपको बना करके शो कर देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन आरसी का एक रहता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा रहता है। यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखिए इस तरीके से रहता है ये सीरीज एंड इस तरीके का ऐसा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमको ड्रॉ करना होता है ये R4 रहता है यहाँ पर, और इस जगह पे हम लोग R2 या R3 लिख सकते हैं ऐसे। लेट अस सपोज दिस इज R3, दिस इज R4, ये आपका R1 हो गया, दिस इज योर R2, दिस इज C2, दिस वन इज C1, ऐसा। तो इसी का हम लोग यूज़ भी करते हैं और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस पे, बट बेसिकली अगर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट की बात होती है ना, तो इन्हीं ऑसिलेटर्स को प्रीफर किया जाता है। ठीक है, इन ऑसिलेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, हाई पास फिल्टर के तौर पे HPF जो होता है उसके तौर पे इसको यूज़ करते हैं। अगर मान लीजिए कि लो पास फिल्टर बनाना होता तो एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक RC का पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसको हम लोग कनेक्शन में लेते हैं और उसके हिसाब से फिर बनाते हैं। तो वेन्स ब्रिज ऑसिलेटर जो होता है बहुत बढ़िया कंसिडर होता है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के केस में, इवन एज कंपेयर टू द LC ऑसिलेटर सर्किट्स। ठीक, चलिए और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है भाई हमारे पास। इसको हटा दूं मैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8वां सवाल यहां से आ गया। ठीक है, 8वां सवाल बोलता है कि विच मेथड रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ विच द सेल्फ इंडक्टेंस इज एक्सप्रेस्ड। विच मेथड रिक्वायर्स अ स्टैंडर्ड कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ विच सेल्फ इंडक्टेंस, मान लीजिए आपको सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके निकालनी है, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कौन सा वैसा ब्रिज है जो कैपेसिटर का इस्तेमाल करके फाइनली इस इंडक्टेंस की वैल्यू और सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बताता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए एंडरसन्स ब्रिज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए एंडरसन्स ब्रिज। दिस हैज टू बी द राइट आंसर। हेज ब्रिज के बारे में देख चुके हैं हम लोग, हेवसाइड कैम्बेल ब्रिज इसमें नहीं यूज होता है। एवंस ब्रिज जो है उसको, ओवेंस ब्रिज जो है वो उसे भी प्रीफर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ एक ही ब्रिज जो है जो सबसे करेक्ट और अप्रोप्रिएट बैठता है इसमें, दैट इज द एंडरसन्स ब्रिज। एंडरसन ब्रिज इज द राइट आंसर। ठीक है, अननोन इंडक्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं नोन कैपेसिटेंस, नोन कैपेसिटेंस एंड
रेजिस्टेंस के फॉर्म में, नोन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में हम लोग किसको मेजर करते हैं? अननोन इंडक्टेंस को। ठीक है, चलिए अभी जब आप लोगों की संग्राम बैच में इसकी क्लासेस अभी शुरू हो जाएंगी, इनफैक्ट कल से शुरू हो रही हैं, 16 तारीख से मेजरमेंट की क्लासेस शुरू होने जा रही है डेल्टा अकेडमी ऐप पर। अभी बेसिक इलेक्ट्रिकल ऑनगोइंग था, अब सेकंड सब्जेक्ट जो है 16 तारीख से शाम 6 बजे शुरू हो रहा है, तो वहाँ पर हम लोग ये सारा चीज़ एकदम मस्त तरीके से डिटेल में भी पढ़ेंगे। प्रॉपर आपका मैं नोट्स बनवाऊंगा, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, और यूट्यूब पर भी हम अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगा, कुछ कंटेंट हम लोग यूट्यूब पर भी पढ़ेंगे पैरेलली। तो जो बच्चे यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, उनके लिए भी सेशंस रहेंगे आगे चल के। चलिए ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला सवाल आ गया है आप सबके स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन जो है ये आपके सामने अवेलेबल है। तो क्वेश्चन बोलता है, इन विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर द फ्रीक्वेंसी इज फाउंड व्हेन द टॉर्क इन द मूविंग कॉइल बिकम्स जीरो। कौन से टाइप के फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के मीटर पर, है ना, पूरा फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के ऊपर चल रहा है आज का क्वेश्चन। तो इन विच टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर द फ्रीक्वेंसी इज फाउंड व्हेन द टॉर्क इन द मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट बिकम्स जीरो। चलिए आपके समझने के लिए एक हिंट देता हूं मैं। वो जो इंस्ट्रूमेंट की मैं बात कर रहा हूं, यहाँ इस क्वेश्चन में जिस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात हो रही है, वो इंस्ट्रूमेंट एक इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। उसकी कैटेगरी ये है कि वो एक इंडिकेटिंग प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। अभी सोच के बताइए। पहला ऑप्शन बोलता है वाइब्रेटिंग रीड टाइप इंस्ट्रूमेंट, दूसरा ऑप्शन बोलता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, थर्ड सेज मूविंग आयरन, एंड लास्ट ऑप्शन सेज इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप मीटर। अब बताइए इसमें से सही आंसर क्या होगा? इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा एक और हिंट देता हूं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होगा, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी मेजर कर रहे हो, तो इसकी जो सर्किट की जो रेजोनेंस की कंडीशन होती है, रेजोनेंस, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर बेस करता है इसका वर्किंग। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस कंडीशन के ऊपर ही इसकी वर्किंग बेस करती है। अभी आप सोच करके देखिए। चलिए ठीक है, जब तक आप सोचते हैं मैं एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ करता हूं, ताकि हम लोग इसको फिर डिस्कस कर सकें। यहाँ पर बना देता हूँ एक पॉइंटर, और ये पोर्शन इसका एक कैलिब्रेटेड स्केल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जगह पे मूविंग आयरन सेक्शन इसका लिख देते हैं, मूविंग आयरन सेक्शन, और ये हो गया इसका मूविंग कॉइल का सेक्शन। ठीक है, ये अपना कैपेसिटेंस हो गया इस मशीन का, ये फिक्स्ड कॉइल सेक्शन हो गया, फिक्स्ड कॉइल सेक्शन। ठीक है, इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अभी ये क्या आपको समझ में आ गया कि कौन सा ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी बात कर रहे हैं हम लोग? ये आयरन कोर हो गया यहाँ पर, आयरन कोर। दिस इज द फिक्स्ड कॉइल सप्लाई पोर्शन, यहाँ से हम लोग मान लो सप्लाई दे रहे हैं। ये मूविंग कॉइल का पोर्शन हो गया, ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली है, अब इतने हिंट के बाद तो मुझे लगता है कि आप सबका आंसर वैसे भी आ चुका होगा पहले ही। आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है, उसी पे हम लोग टॉर्क के जीरो हो जाने पर जो सपोज कर लीजिए कि फ्रीक्वेंसी जो है उसको कैलकुलेट जो हम करते हैं टॉर्क के जीरो हो जाने पर कैलकुलेट करते हैं। कैसे सर? देखिए इसका जो कैलकुलेशन होता है जो टॉर्क का, वो I1 I2 cos 90 माइनस थीटा या 90 माइनस एक्स के फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? टॉर्क का एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग I1 I2 cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हम लोग शो करते हैं। थीटा, फाई, अल्फा, कुछ भी जो आपकी मर्जी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये किसके किसके बीच का डिफरेंस है ये समझ लीजिएगा। पहला जो डिफरेंस है 90 डिग्री का, वो I1 और V2 के बीच में होता है। इनके बीच का डिफरेंस हो गया 90 डिग्री का। कैसे 90 डिग्री का? V2 जो है हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ठीक है, I1 जो है वो हमारा सप्लाई करंट हो गया। इनके बीच का जो फेज डिफरेंस एंगल होता है, फेज डिफरेंस 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और दूसरा कि V2 से उसकी I2 के बीच, V2 से इंड्यूस्ड वोल्टेज और इंड्यूस्ड करंट के बीच का फेज डिफरेंस जो है, इसको मैं लिख लेता हूं थीटा। तो जब मैं I1 से पूरा I2 का डिफरेंस बताऊंगा तो ये टोटल थीटा मतलब 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये इसका तरीका होता है। ठीक है, तो I1 हमारा सप्लाई करंट है। I1 जो है इस फिक्स्ड कॉइल से मैं जो सप्लाई करंट दे रहा हूं मैं उसके हिसाब से लिख रहा हूं। I2 क्या है? I2 जो है दैट इज माय इंड्यूस्ड करंट। इस तरफ इंड्यूस्ड करंट जो है वो
दूसरे तरफ का है, ठीक है। तो सप्लाई करंट जो है हमारा फिक्स्ड कॉइल का, और जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ उस मूविंग कॉइल के भीतर, यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, इनके बीच का ही फेज डिफरेंस मैंने आपको बताया 90 डिग्री का। तो बिल्कुल बेसिक सा थिंग है, टाउ का एक्सप्रेशन ऐसा आता है। यहां तक का एक्सप्रेशन आपको क्लियर है। और वैसे ही फिर मैंने बताया कि इसके बीच में और यहाँ पर जो I2 है हमारा इंड्यूस्ड करंट, इसके बीच में, इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको मैंने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, थीटा से, ठीक है भाई। तो फेज डिफरेंस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट के बीच हमारा जो हो गया थीटा हो गया, ठीक है। तो I1 I2 के बीच का जो टोटल सेपरेशन है वो कितना है, इतना ही है, ठीक। अब अगर आपको बोलता है मूविंग कॉइल बिकम जीरो, टॉर्क इन द मूविंग कॉइल बिकम जीरो, ठीक है ना। अब इस कंडीशन पे देखिएगा जरा, अगर सपोज कर लीजिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है वो हमको कैलकुलेट करना है, टॉर्क इस मूविंग कॉइल के अंदर का मान लीजिए जीरो हो जाता है, उसी कंडीशन पे हम लोग इसका कैलकुलेशन कर पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि यहाँ के एक्सप्रेशन में अगर इस थीटा को मैं हटा दूं, ये थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाती है, सपोज कर लीजिए कि V2 और I2 के बीच का जो एंगल था वो 0 डिग्री पे आके रुक गया, मतलब ये मशीन जो है इसकी ओवरऑल आपको फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मेजर करके अगर ये बता रहा है, तो इसकी मूवमेंट अगर ये टॉर्क जो है वो 0 पर पहुंच जाती है, तो उस कंडीशन में cos 90 माइनस थीटा में से थीटा तो 0 हो गया ना, थीटा जैसी 0 हुआ cos 90 का मतलब ये भी पूरा वैल्यू 0, तो आपका टॉर्क जो हो गया इस सेक्शन पे आ गया 0, और मशीन उसी पॉइंट पर आपको मेजरमेंट दिखा रही होगी कि कितना है वहां पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो इसीलिए इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप मीटर इस मशीन का, मतलब इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में एकदम सही फिट बैठता है आंसर के तौर पे, ठीक है। समझ गए ये वाला क्वेश्चन का पॉइंट? चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग इधर आगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम लोग, ठीक है। अगला सवाल अपने सामने लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। अगर वेस्टर्न टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर है तो इसकी वर्किंग किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन बोलता है डिफ्लेक्शन, सेकंड ऑप्शन से स्पीड, थर्ड ऑप्शन से लाइट एंड लास्ट ऑप्शन इज रिफ्लेक्शन। सबसे बेस्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए, डिफ्लेक्शन के सिद्धांत के ऊपर बेस करता है। वेस्टर्न टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है फ्रीक्वेंसी मीटर, उसकी वर्किंग जो होती है वो डिफ्लेक्शन बेस्ड वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन बेस्ड क्यों होता है? तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे अननोन वैल्यू का फ्रीक्वेंसी आपको मिलता है, तो आप उसकी वैल्यू जो है वो उसके डिफ्लेक्शन को देख करके बस जान सकते हो। तो बेसिकली इसी टाइप का होता है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है असाइनमेंट का, कि इसको आप लोग, वैसे तो इससे हिंट मिल गया आपको, बट ठीक है, एक बार असाइनमेंट के केस में आप कमेंट सेक्शन में जरूर से एक चीज़ बताइएगा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है कौन से टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है। मतलब क्या ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या ये इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है, या फिर ये इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, और या फिर ये एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। ये तीन कैटेगरी में से ये कौन से टाइप के इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। वैसे तो आप इसका आंसर अगर देखें हैं तो मुझे लगता है कि ये तीन में से सही आंसर डिटेक्ट करना आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलते हैं। पहुंचते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। एक बड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं मिनिमाइज करता हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ सकें, समझ सकें। क्वेश्चन बोलता है कि व्हाइल यूजिंग अ फ्रीक्वेंसी काउंटर फॉर मेजरिंग द फ्रीक्वेंसी, टू मोड्स ऑफ मेजरमेंट्स आर पॉसिबल। दो मोड्स मेजरमेंट के पॉसिबल है। कौन कौन से मोड्स है भाई? एक हो गया अपना पीरियड मोड और दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी मोड, ठीक है, जिसके लिए ऊपर अभी क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। लिखा हुआ है देयर इज अ क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी बिलो विच द पीरियड मोड इज प्रिफर्ड। क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, उसके नीचे पीरियड मोड को ही हम प्रेफर करते हैं। तो अब आपको बोलता है कि अगर मान लीजिए क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 4 मेगाहर्ट्ज की देता है, अगर मान लीजिए कि क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी वहां पे 4 मेगाहर्ट्ज की है, ठीक है, तो फिर क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी वैल्यू की होगी? क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको पूछता है वहां पर, ठीक है। तो भाई क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने का चक्कर बिल्कुल सिंपल सा है। क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट विल बी ग्रेटर देन एफ सी, या 2 टाइम्स ऑफ एफ सी, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? 2 टाइम्स ऑफ एफ सी इसमें लिखते हैं क्या? अरे इसमें थोड़ी ना लिखते हैं सर, इसमें थोड़ी ना लिखते हैं, वो सैम्पलिंग वाला केस अलग था कि सैम्पलिंग इज इक्वल टू 2 टाइम या इक्वल टू या ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ एफ एस लिखते थे। तो यहाँ पे क्या सीन होता है? तो यहाँ पे आप बोलते हो कि क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी
क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट एफ सी, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सही होता है। तो अंडर रूट एफ सी के बराबर ये होता है। अंडर रूट एफ सी मतलब एफ सी आपका क्या है, क्रिस्टल ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो एफ नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 मेगाहर्ट्ज। सो एफ नॉट की वैल्यू क्या होगी, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 2 मेगाहर्ट्ज। सीधे डायरेक्टली सॉल्व करो ना, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं है। किलोहर्ट्ज क्यों आएगा, मेगाहर्ट्ज ही आएगा इसका आंसर, एक बार में आपका आंसर आएगा। देख लीजिए क्वेश्चन का सोल्यूशन एक बार अच्छे से बन जाएगा आप सभी से। 2 मेगाहर्ट्ज आएगा क्या इसका आंसर, 2 मेगाहर्ट्ज आएगा क्या इसका आंसर। देखिए जब आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे केसेस में मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, और इसीलिए आप जब ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको 2 आंसर दिया हुआ है, एक 2 मेगाहर्ट्ज का, 2 किलोहर्ट्ज का। हड़बड़ी में आप सॉल्व किए होंगे, फॉर्मूला तो याद होगा, यहाँ लगा दिए, पुट करके बाहर आंसर निकाले, यही आंसर आ रहा होगा आपका, लेकिन ये गलत आंसर है, ये गलत आंसर है। तो अगर आप में से किसी ने अगर बी ऑप्शन ऑप्ट करके रखा हुआ है तो गड़बड़ी हो चुकी है वहाँ ऑलरेडी। मतलब ये करना था आपको कि दिस इज अंडर रूट 4 इंटू 10⁻⁶, इस हिसाब से था। तो ये बाहर निकल के आता क्या, रूट के बाहर इसको निकालते तो एक सेकेंड, ये हो जाता 2 इंटू 10⁻3। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ एफ नॉट। इसको भूलिएगा मत, ये वाली गलती मत करिएगा, एग्जाम में बहुत भारी पड़ जाती है ऐसी वाली गलती। अब आप देखें कि आपको क्यों डेटा मेगाहर्ट्ज में भी 2 दिया है और किलोहर्ट्ज में भी 2 दिया है, इसके पीछे कारण था। उसको पता था कि बच्चे अगर हड़बड़ी करेंगे, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली 4 मेगाहर्ट्ज को इसमें पुट करेंगे और आंसर बता देंगे 2 और आगे बढ़ जाएंगे कि ये तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन था। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप जब कन्वर्जन करें तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखें कि यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। बन जाएगा सभी से, क्या ये सही है, राइट है। इस क्वेश्चन का आंसर फिर क्या हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 2 किलोहर्ट्ज, ना कि मेगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ये 11th क्वेश्चन डन। एफ नॉट की वैल्यू, क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको मिल गई क्या, चलिए ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके विजिबल है क्या, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है, 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन रखते हैं आज के सेशन का। ये सवाल बोलता है कि अगर कोई पावर ट्रांसफार्मर है जिसका कि स्टार कनेक्टेड प्राइमरी है और डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी है, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर है, स्टार कनेक्टेड प्राइमरी और डेल्टा कनेक्टेड सेकेंडरी। तो सीटी कनेक्शन जो होगा उसके प्राइमरी और सेकेंडरी का रेस्पेक्टिवली किस तरीके का होना चाहिए। फिर देखिए, पावर ट्रांसफार्मर से सीटी का जो कनेक्शन हम लोग लेते हैं ना, वो हमेशा रिवर्स या फेज अपोजिशन में लेते हैं, हमेशा इस चीज को ध्यान रखिएगा। यही एकदम की ट्रिक है इस कंसेप्ट को समझने का। क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है कि जो हम लोग पावर ट्रांसफार्मर का जो भी कनेक्शन लेते हैं उसके प्राइमरी और सेकेंडरी साइड का, उसी का फेज अपोजिशन या उसी का रिवर्स कनेक्शन हम लोग सीटी के तौर पे, सीटी के लिए अज्यूम करते हैं, है ना। तो अगर सपोज कर लीजिए, इसका आंसर ऐसे ही निकल जाएगा, अगर पीटी में ये जो है स्टार कनेक्टेड प्राइमरी है तो सीटी का जो प्राइमरी होगा वो डेल्टा कनेक्टेड होगा और सेकेंडरी जो होगा वो स्टार कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो सीटी के लिए तो आंसर तो आपको मिल गया, सीटी का प्राइमरी डेल्टा कनेक्टेड होगा क्या, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो पहला वाला डेल्टा, दूसरा वाला स्टार। ए ऑप्शन सही आंसर है हमारा, ए ऑप्शन जो है दैट इज द राइट। ऐसे ही आप हर कंडीशन के लिए आउटपुट निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही आप हर कंडीशन के लिए आउटपुट जो है वो हम लोग इसमें बता सकते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर जो है वो क्या करता है, पावर ट्रांसफार्मर क्या करता है कि पावर का ट्रांसफर एक सर्किट से दूसरी सर्किट पे करता है बाय प्रोवाइडिंग द स्टेप अप ऑफ पोटेंशियल एंड रिडक्शन ऑफ द करंट। मतलब वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, करंट को रिड्यूस कर रहा है, या फिर वाइस वर्सा कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है और करंट को इंक्रीज कर रहा है। तो ये दोनों फंडामेंटल्स इसके ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन जब हम लोग सीटी की बात करते हैं, जब करंट ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, तो वो क्या करता है सोच के बताइए। तो करंट ट्रांसफार्मर जो है इस पे क्या करता है, ये भी एक स्टैटिक ट्रांसफार्मर है, बट इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हाई करंट को रिड्यूस करना या लो पर कन्वर्ट करना, ठीक। और जब ये इस हाई करंट को रिड्यूस करेगा तो उस कंडीशन में वोल्टेज का क्या होगा, वोल्टेज तो इंक्रीज हो जाएगी ना वहां पे। तो सेकेंडरी मतलब जो वोल्टेज है इसकी आउटपुट वो तो इंक्रीज हो गई, करंट जो है इसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई, ठीक है। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या होता है,
इसको हम लोग बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर को इसीलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इट इज ऑल्सो नोन एज अ वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर या करंट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, दोनों में से किसी भी नाम से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है भाई। करंट को रिड्यूस किया, वोल्टेज को इंक्रीज किया। इसको हमेशा फेज अपोजिशन में हम लोग रखते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों रखते हैं, कोई बता सकता है क्या? देखिए, एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। पावर ट्रांसफार्मर से जो फेज शिफ्ट मिलता है आपको, पावर ट्रांसफार्मर से जो फेज शिफ्ट मिलता है उसको कंप्लीटली नलीफाई अगर करना है तो बेस्ट थिंग ये है कि करंट ट्रांसफार्मर की फेजेस को उल्टा लगा दो आप। करंट ट्रांसफार्मर की फेजेस को मतलब कनेक्शन वाइज दूसरे फॉर्म के कनेक्शन में लगा दो। तो पावर ट्रांसफार्मर का प्राइमरी अगर स्टार कनेक्टेड है तो सीटी का प्राइमरी को डेल्टा कनेक्शन में ले लीजिए, और ऐसे ही सेकेंडरी के लिए भी आपको बाइफर्केशन करना है। तो उस हिसाब से आपका आंसर जो है वो हर बार, अगर ऊपर का ये क्वेश्चन का पोर्शन चेंज भी करता है तो आपका आंसर भी उस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पर स्टॉप करें। तो आज के सेशन पर इतने क्वेश्चन, आई बिलीव आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे। अगर आपका स्कोर जो है वो एकदम बढ़िया मस्त चल रहा है तो प्रैक्टिस ऐसे ही आप लगातार करते रहिए। अगर स्कोर डाउन हो रहा है तो जरूर से ये देखिए कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस पर स्कोर डाउन हो रहा है। वैरायटी के क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए करवा रहा हूँ। जैसे आज स्पेसिफिकली मैंने आपको फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए। प्रीवियस क्लासेस में एरर के और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। आने वाले सेशंस पर आपके लिए और मिक्स्ड क्वेश्चंस प्लस ट्रांसड्यूसर वगैरह के क्वेश्चन भी लेकर के आऊँगा। तो मज़ा आएगा आपको क्वेश्चंस बनाने में भी, और प्लस ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक्स को आप धीरे धीरे करके कवर करते चले जाएंगे इस पर। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप लोगों के लिए जारी रहेगी। और इसके साथ ही एक बढ़िया सा थिंग मैं और बता दूं आपको कि आप सभी के लिए एसएससी जेईई का संग्राम बैच जो है ये ऑनगोइंग है, जो कि एक कम्प्लीटली पेड बैच है। टेक्निकल का पूरा कंटेंट इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जेईई 2024 को टारगेट में रखते हुए। तो यहाँ पर एसएससी जेईई का CBT 1 टारगेट होगा, CBT 2 भी टारगेट होगा। दोनों ही हमारा टारगेट होगा, यानी कि 1 मार्क के क्वेश्चन और 3 मार्क्स के क्वेश्चन, दोनों वैरायटी को हम साथ लेकर के चलेंगे सो दैट कि फाइनली जॉब लेना है हमको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 1 क्लियर करना है, सिर्फ अकेले वो टारगेट नहीं है। पेपर 1 के बाद पेपर 2 क्लियर करके हमको सिलेक्शन लेना है, एक पोस्ट चाहिए वहाँ पे। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हाँ, अभी एक बढ़िया सी थिंग ये है कि स्पेशली अभी फेस्टिव ऑफर, मकर संक्रांति का ऑफर आप सभी के लिए अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये 14 जनवरी और 15 जनवरी यानी आज और कल दोनों दिन के लिए ये कोर्स आपको मात्र 821 रुपये पर अवेलेबल रहेगा। बेसिकली 800 रुपये का कोर्स है, 21 रुपये इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस हैं जो इसके साथ ही जुड़ी हुई है। तो पूरा का पूरा ही मैं आपको इसीलिए शो कर रहा हूँ कि ओवरऑल सब कुछ मिला करके 821 इज द फाइनल अमाउंट दैट यू हैव टू पे फॉर दिस कोर्स अप टू 15th ऑफ जनवरी, यानी 14 जनवरी और 15 जनवरी तक के लिए ये आपके पास ऑफर है। ठीक है, इन केस ऑफ एनी इशू आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पर कांटेक्ट करके बता भी सकते हैं कि सर ऐप डाउनलोड होने में इशू है, या जो भी जैसा भी इशू आ रहा है आप उसमें बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, करना क्या होगा, आपको डेल्टा अकेडमी ऐप जो है उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उस ऐप में खुद को रजिस्टर करिएगा और फटाफट से आपको देखिए वहीं पर सामने दिखा देगा कि इस तरीके से यहाँ पर एसएससी जेईई का संग्राम बैच अवेलेबल है, इसको ज्वाइन नाउ कर दीजिएगा, आप उसमें एनरोल हो जाइएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पर एंड अप करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन पर। मस्त तरीके से ऐसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। बढ़िया तरीके से आपके लिए लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लेकर के आने वाला हूँ। ऐप पे जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि ऐप पर अब आपके लिए पोल बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है, तो वो अब शुरू होने जा रहा है जल्दी ही। और अपडेट्स आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।